Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today I am going to take lecture about thesis. Last time I discussed about statistical design, internship reports, and synopsis. So this is a part of your MS and PhD degree. This lecture is relevant to your. This lecture is the requirement of your PhD or MS completion. As you know, thesis is the part of these degrees. So today I will discuss about how to write thesis. What is thesis and how to write standard thesis. In Pakistan, it is called as thesis, but in out of many countries, in Europe, in America, in Australia, we called it dissertation. Thesis and alternative form called as dissertation. So in MS, the pages requirement for thesis is 75 and for PhD it is 150. It is the requirement of Government College University Faisalabad. It's changed according to university. So thesis क्या है? What is thesis? Thesis बेटा ये है कि जब हम सिनॉप्सिस बनाते हैं उसके बाद हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। उस रिसर्च करने के बाद जो डाटा हमारे पास आता है उस डाटे की इंटरप्रिटेशन, उस डाटे को आपने अपने लफ्जों में लिखना है कि आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं, आपका कंक्लूजन क्या है, आपने जो रिसर्च की वो क्या उसके आउटपुट आया है, तो वो आपने इन द फॉर्म ऑफ थीसिस लिखना है। तो ये थीसिस आप जमा करवाएंगे और उसके बाद अप्रूवल होगी तो आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। तो ये थीसिस आपकी एक बुक है, ठीक है, 70 to 150 पेजेस के दरमियान। अगर एमएस है तो 75 पेजेस की बुक है, अगर पीएचडी है तो 150 पेजेस की बुक है ये। तो ये कैसे लिखते हैं, इसके कौन से पार्ट हैं जिन पे हमने फोकस करना है, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसके दो पार्ट्स हैं। एक को हम प्रीलिमिनरी पार्ट्स कहते हैं और दूसरे को हम मेजर पार्ट्स कहते हैं, प्रीलिमिनरी और मेजर पार्ट्स। तो पहले मैं आपको बताऊंगा प्रीलिमिनरी पार्ट्स क्या होते हैं, वो यहाँ सामने आपको नजर भी आ रहा होगा, लिस्ट किए हुए हैं और उसके बारे में मैं ब्रीफ आपको बताऊंगा और उसके बाद हम मेजर पार्ट्स की तरफ आएंगे। प्रीलिमिनरी पार्ट्स की तरफ आने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो ये मैंने ऊपर मेंशन किया 75 पेजेस फॉर एमएस और 150 पेजेस फॉर पीएचडी, ये इसमें प्रीलिमिनरी पेज काउंट नहीं होते। इसमें जो पेजेस काउंट होंगे वो मेजर पार्ट्स के होंगे, यानी 75 पेजेस अगर आप एमएस डिग्री कर रहे हैं तो वो मेजर पार्ट्स के 75 पेजेस होने चाहिए, प्रीलिमिनरी उसके अलावा होंगे। इसी तरह अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो 150 पेजेस मेजर पार्ट के होने चाहिए, प्रीलिमिनरी पार्ट उसमें इंक्लूड नहीं है। तो प्रीलिमिनरी पार्ट्स जस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ थीसिस, कि ये इनिशियल रिक्वायरमेंट है थीसिस बनाने के लिए। वो कौन से हैं वो आपके सामने अब स्क्रीन पे आ रहे हैं। वो टाइटल पेज, नंबर 1 इज टाइटल पेज, नंबर 2 इज सिग्नेटरी पेज, नंबर 3 प्लेजरिज्म पॉलिसी एंड उसको हम डीड ऑफ एग्रीमेंट भी कहते हैं। Fourth is acknowledgement, list of table, list of figure, list of abbreviation and detailed content of thesis. अब ये हैं क्या, ये क्यों जरूरी है, वो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर सकता हूँ। टाइटल पेज की तरफ आए, आप नीचे देख भी सकते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये टाइटल पेज आ गया, उसमें सबसे पहले आपने अपना टाइटल मेंशन करना है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, जिस पे आपने रिसर्च कर चुके हैं, ठीक है, कर चुके हैं। इस मीन के इसमें इस पूरे थीसिस में आपका पास्ट टेंस यूज होगा, वाज वर यूज होगा। आपको याद होगा मैंने सिनॉप्सिस में आपको बताया था कि अभी आपने काम करना है फ्यूचर में, उसमें विल भी यूज किया था, विल यूज किया था, लेकिन अब आप देखेंगे कि जो भी आप चीज लिखेंगे इन द पास्ट लिखेंगे, आप काम कर चुके हैं।
आपके रिसर्च का जो भी टाइटल होगा वो ऊपर आएगा, उसकी जो फॉन्ट साइज होगा वो 32 to 36 होगा। हाईलाइट करना है, उसको बोल्ड करना है। उसके नीचे आपका अपना नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी वहाँ, यहाँ मैंने गलती से लिख दिया प्रेजेंट डिग्री, प्रेजेंट नहीं, उसके साथ आप लिखेंगे प्रीवियस डिग्री आपकी जो होगी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। यानी आप एमएस कर रहे हैं तो बीएस लिखेंगे, पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी कर रहे हैं अगर तो एमएस लिखेंगे, और इंस्टीट्यूशन, लेकिन जो टाइटल के साथ लिखेंगे वो प्रेजेंट डिग्री होगी कि दिस थीसिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एमएस डिग्री, दिस थीसिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पीएचडी डिग्री। लेकिन जहां आप अपना नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करेंगे वहां आपने अपनी प्रीवियस डिग्री मेंशन करनी है, ठीक है। उसके साथ अपना इंस्टीट्यूट का नेम, यूनिवर्सिटी नेम, ईयर एंड पे मेंशन करना जरूरी है कि किस साल ये थीसिस जमा हुआ। समझ आ गई? सेकंड वन है सिग्नेटरी पेजेस। जब आप अपने एमएस में या पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो आपको एक सुपरवाइजर अलॉट होता है जो आपको सारा काम करवाता है और रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी डिग्री का, ठीक है। उसके साथ 2 मेंबर वो सुपरवाइजर खुद अलॉट करता है, उसको कहते हैं सुपरवाइजरी कमेटी। यानी 3 मेंबर्स आर नेसेसरी फॉर योर डिग्री, ठीक है। वो एक सुपरवाइजर होगा, दूसरा उसी डिपार्टमेंट का बंदा भी हो सकता है और तीसरा किसी आउट ऑफ डिपार्टमेंट से भी वो रख सकता है, या दोनों एक ही डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं जो रेलिवेंट टू योर टॉपिक होंगे। वो बंदे जो हेल्प कर सकें आपके उसमें, वो सुपरवाइजर खुद चूज करता है, ठीक है। उनके साइन होंगे उस पे, आपके एचओडी के, आपके डायरेक्टर के, आपके डीन के, और उसके बाद वीसी के, या फिर आप कह लें कि जो आपके एडवांस स्टडीज हैं उनके साइन होंगे। यानी इस पे 5 से 6 साइन होंगे। इसको सिग्नेटरी पेजेस कहते हैं। ये साइन होंगे तो आपका थीसिस जमा होगा, अदरवाइज नहीं जमा होगा। क्लियर है? साइन का मतलब है अप्रूवल फ्रॉम योर सुपरवाइजर, अप्रूवल फ्रॉम योर सुपरवाइजरी कमेटी, अप्रूवल फ्रॉम योर डीन, अप्रूवल फ्रॉम योर वीसी, अप्रूवल फ्रॉम योर एडवांस स्टडी, फिर जाके आपका थीसिस जमा होगा। उसके बाद है डीड ऑफ एग्रीमेंट या प्लेजरिज्म पॉलिसी। वो एक ओथ है जो आपने लेना है कि ये जो वर्क है ये कहीं से कट पेस्ट नहीं किया, कॉपी पेस्ट नहीं किया, ये आपका अपना डाटा है, आपने डाटा चोरी नहीं किया। आप वहाँ साइन करेंगे और साथ एक स्टेटमेंट होगी कि अगर आप ये कोई फाइंड करता है, आप पकड़े गए कि किसी का डाटा आपने चोरी किया, तो आपका डिग्री, आपका थीसिस कैंसिल कर दिया जाए। वहाँ आपके साइन होंगे, ठीक है। उसको डीड ऑफ एग्रीमेंट भी कहते हैं, प्लेजरिज्म पॉलिसी भी कहते हैं। क्लियर? अब है कि नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट। किसी ने भी आपकी हेल्प की है, ठीक है, सुपरवाइजर से लेके आपके अटेंडेंट तक, आपके आउट ऑफ सिटी, आपके आउट ऑफ यूनिवर्सिटी कोई फ्रेंड्स हैं उन्होंने आपकी हेल्प की है, तो आपने उनको एक्नॉलेजमेंट करना है। उसकी तरतीब ये है कि पहले पैराग्राफ में आप अल्लाह और अल्लाह के नबी का शुक्र अदा करेंगे, उनको एक्नॉलेज करेंगे कि उन्होंने यहाँ तक आपकी हेल्प की, यहाँ तक आने में अल्लाह पाक ने, ठीक है, अपने नबी पाक के सदके। और उसके बाद आप अपने सुपरवाइजर, सेकंड पैराग्राफ में अपने सुपरवाइजर को और सुपरवाइजरी कमेटी को, पहले सुपरवाइजर फिर दोनों मेंबर को। उसके बाद आपने किसी की लैब अटेंडेंट की हेल्प ली है या किसी और टीचर की डिपार्टमेंट से हेल्प ली है तो उसको एक्नॉलेज करेंगे, या कहीं से लैब की फैसिलिटी ली है किसी आउट ऑफ यूनिवर्सिटी, उसको अप्रिशिएट करेंगे, लैब अटेंडेंट को अप्रिशिएट करेंगे, अपने फ्रेंड्स को करेंगे। फिर लास्ट पैराग्राफ में अपने पेरेंट्स को करेंगे, अपने ब्रदर्स सिस्टर्स को करेंगे, ठीक है। ये एक एक्नॉलेजमेंट पेज होगा इस तरतीब के साथ। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला पैराग्राफ में अल्लाह और अल्लाह का रसूल, उनकी आप करेंगे एक्नॉलेज। उसके बाद सेकंड में सुपरवाइजर और सुपरवाइजरी कमेटी, थर्ड में फ्रेंड्स, कोलीग्स, अटेंडेंट्स, उनको, फिर लास्ट में अपने पेरेंट्स को। ये तरतीब होगी। उसके बाद नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ टेबल्स। अंदर जितने भी टेबल हैं उनकी बाहर लिस्ट बना देनी है। फॉर एग्जांपल टेबल नंबर 1 89 पेज पे है, टेबल नंबर 2 90 पेज पे है, टेबल नंबर 3 100 पेज पे, वो शुरू में मेंशन कर देंगे ताकि अगर किसी ने एक ही टेबल देखना वो डायरेक्ट उसी पेज पे जाए। इसको कहते हैं लिस्ट ऑफ टेबल। उसके बाद लिस्ट ऑफ फिगर है, कोई डायग्राम है, कोई ग्राफ है, कोई कुछ दिया है आपने स्टार्ट में, उसके पेज नंबर के साथ लिस्ट बना देनी है, ये भी जरूरी है। उसके बाद है लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मीन शॉर्टकट, जिस तरह GCUF है वो है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। तो इसी तरह कोई भी एब्रीविएशन है उसकी अंदर जितनी भी आपने यूज की होंगी उसकी स्टार्ट में एक लिस्ट बना देनी है, उसको कहते हैं लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन।
उसके बाद है कंप्लीट यानी डिटेल कंटेंट ऑफ थीसिस। उसमें यानी आपका इंट्रोडक्शन हो गया, वो किस पेज पे है, इंट्रोडक्शन के अंदर कोई सब हेडिंग्स है वो किस पेज पे है। फॉर एग्जांपल रिजल्ट्स का पेज है, उसमें पहले रिजल्ट्स एंड डिस्कशन की हेडिंग किस पेज पे आ रही है। उसके बाद प्रोटीन कंटेंट, सब कंटेंट जो है, जैसा फैट कंटेंट किस पेज पे आ रहा है, मॉइस्चर कंटेंट किस पेज पे आ रहा है, यानी डिटेल कंटेंट्स विद पेज नंबर आपने देने हैं। क्लियर है? ये थे आपके प्रिलिमिनरी कंटेंट्स। एंड पे आप लाइन पढ़ सकते हैं, दीज पेजेस आर नॉट इंक्लूडेड इन थीसिस पेजेस। यहाँ तक आपके पेजेस नहीं शामिल होंगे। क्लियर है? इवन के, इवन मैं आपको एक दफा और बता दूं, इवन के जो आपका एब्स्ट्रैक्ट है मेजर पार्ट्स में, एब्स्ट्रैक्ट जो फर्स्ट पार्ट है वो उसका पेज भी काउंट नहीं होगा। फर्स्ट पेज आपका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। क्लियर? अब ये आपके प्रिलिमिनरी पेज खत्म हो गए हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। अब है मेजर पार्ट्स। उसमें फर्स्ट वन है एब्स्ट्रैक्ट पेज, इसका भी काउंट नहीं होगा लेकिन ये मेजर पार्ट्स में आता है। इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि कोई रेफरेंस मेंशन नहीं करना। ठीक है? कोई रेफरेंस मेंशन नहीं करना ब्लंडर है। एब्स्ट्रैक्ट और समरी में रेफरेंस देना ब्लंडर है, क्योंकि ये आपका अपना वर्क होता है, अपने यानी पूरे थीसिस में आपने जो किया उसका एक खुलासा है, 1 पेज एक्सप्लेनेशन है पूरे थीसिस की। यानी अगर किसी के पास इतना टाइम नहीं है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ ले, उसे अंदाजा हो जाएगा पूरे थीसिस में क्या है। या आपकी अपनी वर्डिंग्स हैं, अपना काम है, इसमें रेफरेंस की जरूरत नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट में आपने इस तरह करना है कि जो सिनॉप्सिस का एब्स्ट्रैक्ट होगा उसी को एनालिस्ट उसको एनहांस करना है, बस पास्ट टेंस यूज करना है। उसमें फ्यूचर किया था, विल बी, इसमें वाज वर यूज करना है। यानी वो फर्स्ट 2 to 3 लाइंस इंपॉर्टेंस की, फिर क्यों ये काम कर रहे हैं वो बताना है, फिर उसके बाद कैसे कर रहे हैं वो मटेरियल मेथड बताना है वाज वर में। उसके बाद रिजल्ट्स बताने हैं कि जो आपके रिजल्ट्स मेजर फाइंडिंग्स आई हैं, सारे रिजल्ट्स नहीं बताने, जो मेजर फाइंडिंग्स हैं वो आपने बतानी है। और उसके बाद 1 से 2 लाइन में कंक्लूड करना है। यानी टोटल लाइन आप कह रहे हैं मैक्सिमम 15 लाइनें बनेंगी, इससे ज्यादा नहीं बननी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है? 12 to 15 लाइन। उसमें यह है कि आपने स्टैटिस्टिकल डिजाइन भी इसके अंदर मेंशन, यानी हर चीज मेंशन करनी है एब्स्ट्रैक्ट के अंदर शॉर्ट फॉर्म में। ये था आपका एब्स्ट्रैक्ट पार्ट। और उसके बाद आप देखें सामने अब आ रहा है आपके इंट्रोडक्शन, जिसको नीड फॉर प्रोजेक्ट भी कहते हैं, नीड फॉर प्रपोजल भी कहते हैं, नीड फॉर थीसिस भी कहते हैं। यानी ये वर्क आपको क्यों करने की जरूरत पेश आई, यानी आपने जस्टिफिकेशन देनी है। मसलन हेपेटाइटिस पे आप काम कर रहे हैं तो आप बताएंगे फैसलाबाद में गंदे पानी की वजह से हेपेटाइटिस बहुत फैल रहा है, इस अगर ये कंट्रोल ना किया गया तो ये बहुत ज़्यादा और फैल जाएगा और इससे ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो इसके जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो है कि इसको कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। ख़त्म तो नहीं हो सकता, ज़ाहिर है कम कर सकते हैं हम प्रिवेंशन के थ्रू। तो वो हम सोल्यूशन देंगे और उसमें से आपने जो बेस्ट सोल्यूशन चूज किया होगा उसको बताएंगे। तो ये 5 to 6 पेजेस होते हैं। ठीक है? और एट द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन 2 से 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एमएस के लिए 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं और पीएडी के लिए 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो मेजर आपकी फाइंडिंग यानी जो मेजर आपका थीम है उस पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस पे वर्क कर रहे हैं तो आप बताएंगे कि हेपेटाइटिस फैसलाबाद में फैल रहा है ड्यू टू बैड वाटर, गंदे पानी की वजह से। तो इसके सोल्यूशन बताएंगे। यानी आपने बताना होगा कि मेजर मेरा थीम ये वाला है, तो वो पीआईडी में 3 ऑब्जेक्टिव और एमएस में 2 ऑब्जेक्टिव। इसी तरह आप सेकंड जो पार्ट है इसको हम चैप्टर भी कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन है, सेकंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। अगर चैप्टर वाइज देखा जाए तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर मीन प्रीवियस लिटरेचर आपका इससे रेलिवेंट वो आपने देना है। पुराना जितना भी उससे रेलिवेंट काम हो चुका है वो आपने मेंशन करना है 20 से 25 पेजेस में। एमएस के लिए 20 और पीएडी के लिए नॉर्मली 25 पेजेस यूज होते हैं। रेफरेंस साथ कोट करना मस्ट है, अदरवाइज वो रिव्यू नहीं कहलाएगा। यानी इंट्रोडक्शन में भी रेफरेंस देने हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में भी रेफरेंस। लेकिन ये देखें इंट्रोडक्शन में कम रेफरेंस होंगे क्योंकि उसमें आप सिर्फ इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, रिव्यू में सारा प्रीवियस लिटरेचर बता रहे हैं, इसलिए इसमें मैक्सिमम रेफरेंस होंगे प्रीवियस लिटरेचर। इसी तरह मेथडोलॉजी पे आ जाएं तो आपने वाजवर यूज करना है और इसके 10 से 15 पेजेस होंगे।
आपने सारे मेथड जो जो काम करना है उसको एक्सप्लेन करना है, विद इक्विपमेंट, विद ग्लासवेयर, विद केमिकल्स, विद मेथडोलॉजी, विद रेफरेंस, हर चीज, लेकिन पास्ट टेंस में 10 से 15 पेजेस में। यानी ए टू जी आपने जो भी काम करना है उसको एक्सप्लेन करना है। उसमें स्टैक का इवन भी बताना है, जो मैंने पिछला लेक्चर लिया, स्टैक कौन सा डिजाइन आपने लगाना है। उसके बाद रिजल्ट एंड डिस्कशन, ये मैंने कल भी बताया था आपको कि इंटरप्रिटेशन और डिस्कशन दो चीजें हैं। अपने डाटे को, फॉर एग्जांपल प्रोटीन 12% है, फैट 3% है, मॉइस्चर 12% है, सेम टू सेम ऐसे ही लिख देना, ये इंटरप्रिटेशन है। और उसको लॉजिक देना, रीजन देना कि प्रोटीन 12 क्यों आई है, मॉइस्चर 10 क्यों आया है, फैट 3 क्यों आई है, रीजनिंग देना, जस्टिफिकेशन देना, पुराने रिजल्ट से कंपेयर करना, पुराने लिटरेचर से कंपेयर करना, वो डिस्कशन कहलाता है। ये मैं बता चुका हूँ, इसको बार बार इंटरप्रिटेशन और डिस्कशन को क्लियर करें। ये पेपर में अक्सर मैं पूछता भी हूँ। इंटरप्रिटेशन होती है डाटा एज सच लिख देना, और डिस्कशन होती है कि वो डाटा 12 क्यों आया है, वो 20 क्यों आया है, वो 30 क्यों आया है, वो 3 क्यों आया है, वो 3 की बजाय 2 क्यों नहीं आ गया, वो 10 की बजाय 20 क्यों नहीं आ गया। ये रीजनिंग, लॉजिक, जस्टिफिकेशन देना डिस्कशन कहलाता है। इसी तरह समरी है 3 to 4 पेजेस की, के ये मैंने कल बताया था 3 to 5 पेजेस भी हो जाए तो ओके। पीएडी के लिए 5 पेजेस और एमएस के लिए 3 to 4 पेजेस, ठीक है। इसमें भी रेफरेंस कोई नहीं आएगा, इसमें भी आपने शॉर्ट अपने फाइंडिंग्स को लिखना है, ठीक है। ऑल फाइंडिंग्स को लिखना है, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, सारी जितनी भी फाइंडिंग्स आई हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है 3 to 4 पेजेस में। और इसको खुलासा भी कहते हैं, और कंक्लूजन होता है, इसको मरकजी ख्याल कहते हैं, यानी दरिया को कुएं में बंद करना। ये एक पेजेस का भी हो सकता है और एक पैराग्राफ का भी हो सकता है। तो ओवरऑल आपकी मेजर फाइंडिंग्स कंक्लूजन के अंदर आएंगी। समरी के अंदर तमाम फाइंडिंग्स आएंगी शॉर्ट फॉर्म में, और कंक्लूजन के अंदर मेजर फाइंडिंग जिस पे आप फोकस कर रहे होंगे, जिसका जो आपका थीम होगा, वो फाइंडिंग्स मरकजी ख्याल में। उसके बाद रिकमेंडेशन, इसमें रेफरेंस नहीं देने रिकमेंडेशन में भी। ये दो तरह से होती हैं, एक तो आपके अपनी रिसर्च के लिहाज से, और एक के यहाँ तक मैं काम कर चुका हूँ, आगे इस पे मजीद काम हो सकता है, तो वो लोग कर रहे हैं। यानी एक आप ये कहेंगे कि आप फॉर एग्जांपल कोई रिकमेंड कर रहे हैं कि आप इतने फॉर एग्जांपल बनाना खाएं तो आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, ठीक है। मैंगो खाएं तो आपका आयरन बढ़ता है, ठीक है। कोई भी फ्रूट है वो खाएं तो इसका ये फायदा होगा, इतने परसेंट खाएं ये फायदा होगा। ये आपकी अपनी रिकमेंडेशन है अपने काम की। एक ये है कि मैंने बनाना का ब्लड प्रेशर तक काम कर लिया है, इसके बाद इसमें कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट भी है, वो किसी ने अभी तक चेक नहीं किया, वो कोई नेक्स्ट बंदा आके चेक कर ले, वो अभी फील्ड ओपन है। तो दो तरह से आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं, एक अपने वर्क की, और एक अपना जहां तक आपने कंप्लीट कर लिया उससे आगे मजीद लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या अभी तक फाइंड नहीं हुआ, वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेफरेंसेज हैं वो लॉन्ग फॉर्म में होंगे, जो जितने भी अंदर शॉर्ट फॉर्म में हुए वो एंड पे लॉन्ग फॉर्म में देने हैं। अंदर वो रिपीट हो सकते हैं लेकिन एंड पे वो एक ही दफा आएगा। वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि रेफरेंस शॉर्ट और लॉन्ग कैसे कोट करना है, ठीक है। उसके बाद है अपेंडिसेस, कोई भी एक्स्ट्रा वर्क रेलिवेंट टू योर थीसिस, रेलिवेंट टू योर रिसर्च, वो आप अपेंडिसेस में दे सकते हैं। और इसके पेज भी काउंट नहीं होते, पेज काउंट होते हैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होकर रेफरेंस तक, ठीक है। अपेंडिसेस के रेफ पेज काउंट नहीं होंगे। कोई भी एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा टेबल, एक्स्ट्रा ग्राफ, एक्स्ट्रा कोई परफॉर्मा, वो इसमें दे सकते हैं रेलिवेंट टू योर। दिस इज कॉल्ड योर थीसिस। यहाँ तक आपका थीसिस खत्म हो गया है, ठीक है। यहाँ तक मैंने लिखा, वैसे किसी ने लिखा हुआ कि नेवर ऐड रेफरेंस इन द फॉलोइंग। एब्स्ट्रैक्ट में रेफरेंस नहीं आएगा, समरी में नहीं आएगा, कंक्लूजन में नहीं आएगा, रिकमेंडेशन में, ये चार चीज़ों में रेफरेंस नहीं आता। और पेपर में मैं पूछ लेता हूँ ये 2 नंबर का सवाल कि किन किन चीज़ों में रेफरेंस ऐड नहीं करना चाहिए, तो ये 4 चीज़ें हैं जिसमें रेफरेंस नहीं आएगा, ये जहन में अपने बिठा लें। क्लियर है? तो इसमें ये ओवरऑल थीसिस के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझे कॉल करके या मैसेज व्हाट्सएप पे जैसे मर्जी पूछें। ये आपका थीसिस क्लियर हो गया। और इसके अगर आप कोई चीज थीसिस देखना भी चाहते हैं तो मैं आपको ईमेल भी कर दूंगा, वो कोई शॉर्ट कॉपी में अगर मेरे पास पड़ा हुआ। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो कल तक आप मुझसे पूछ सकते हैं, कल हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।